क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमको इस फिगर को स्टडी करना है और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट है। किससे कॉन्ग्रुएंट है हमको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर इस फिगर को ऑब्जर्व करिए। इस फिगर में दो ट्रायंगल्स हैं, तो इजीली हमको इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये जॉइंट है, ये दो ट्रायंगल्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको सेपरेटली ड्रॉ कर रहा हूँ, दो ट्रायंगल्स को थोड़ा सा गैप देकर। तो ये क्या हो गया, BCA, और ये ऊपर हो गया BT और A। तो अब इसमें देखिए मार्किंग्स क्या हैं, ये वाला एंगल B जो है इस वाले एंगल B से इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है ये वाली साइड से, ये वाली साइड इक्वल है ये वाली से। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इस एंगल B, ये वाला एंगल B इक्वल है ये वाले एंगल B के साथ, और यहाँ पर फर्स्ट लेटर B ही है। तो इस ट्रायंगल का फर्स्ट लेटर B है, यानी ट्रायंगल BCA का। तो दूसरा वाला ट्रायंगल, जो ऊपर वाला ट्रायंगल होगा, उसका ये वाला लेटर भी वही होगा जो इससे इक्वल होगा, यानी इस एंगल से, इसके एंगल से जो इक्वल होगा, यहाँ पर भी वही लेटर हमको लिखना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल से, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, इसी वजह से यहाँ पर भी सिर्फ B ही आएगा। तो अब ये B तो ख़त्म हो चुका है। अब बचा देखिए यहाँ पर CA। तो CA यानी ये वाली साइड, CA किससे इक्वल है, CA इक्वल है TA से, यानी CA इक्वल है TA से। तो CA यहाँ पर है, इसी वजह से हम यहाँ पर लिखते हैं TA। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को कैसे पता किया हमने, ये जो मार्क्स हैं इससे पता किया। सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को इक्वल समझा हमने, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर मार्किंग सेम है, यहाँ पे भी दो लाइन्स है, यहाँ पे भी दो लाइन्स है, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसीलिए हमने B को B से इक्वेट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल है, यानी CA इक्वल है TA से, इसी वजह से हमने CA की जगह पर यहाँ पे TA लिख दिया। नेक्स्ट सेकेंड वन देखिए, ये बहुत आसान है। यहाँ पर ट्रायंगल QRS है, तो सबसे पहले देखिए Q, एंगल Q का कितना कर्व है, यहाँ पर एक सिंगल कर्व है। तो सिंगल कर्व और एक जगह पर कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पर T है क्वेश्चन में, और यहाँ पर S है। तो ये वाला Q का सिंगल कर्व और ये वाले T का सिंगल कर्व, इसीलिए Q इक्वल होगा T से। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायंगल एज इट इज़, Q इक्वल है T से, इसलिए T लिख दिया। उसके बाद R है, यहाँ पर R के कितने कर्व्स है, दो कर्व्स, तो R इक्वल है यहाँ पे इस ट्रायंगल में P से, इसी वजह से R और P इक्वल होंगे, इसीलिए यहाँ पर P लिख दिया। उसके बाद S को यहाँ पे डॉट से डिनोट किया गया है, तो ये डॉट वाला S इक्वल होगा ये डॉट वाले Q से, इसीलिए यहाँ पर Q लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए स्क्वायर्ड शीट draw two triangles of equal areas such that the triangles are congruent, the triangles are not congruent, what can you say about their perimeters। तो यहाँ पर एक स्क्वायर शीट है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, और यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं। तो अब ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से पहले केस के हिसाब से, फर्स्ट केस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली साइड एक स्क्वायर में ये दो साइड्स इक्वल होंगी, और अगर ये दो साइड्स इक्वल होंगी तो ये दो भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि एक स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेकेंड वाले ट्रायंगल से। तो ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, उनके साइड्स की वैल्यू सेम आएगी।
अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। जस्ट अज्यूम कर लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये ए है और ये भी ए है, और ये बीच वाला तो कॉमन ही है कैसा भी, तो ये डायगोनल है, इसको डी बना दीजिए। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर क्या होगा देख लीजिए, फर्स्ट वाले का पेरीमीटर होगा ए प्लस डी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इस ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होगा, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी ए प्लस डी। तो वैसे ही अब ये वाले ट्रायंगल में देखिए क्या होगा, ए प्लस डी ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक स्क्वायर शीट में, तो वो दो ट्रायंगल्स का पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा, देयर पेरीमीटर्स विल बी इक्वल। तो अब लॉजिकली अगर देखेंगे कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो उनके पेरीमीटर्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे तो इनके पेरीमीटर्स इक्वल नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, तो उसको भी यहाँ पर आप लिख दीजिए, देयर पेरीमीटर्स विल नॉट बी इक्वल। सेकेंड केस में क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो पेरीमीटर्स भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगे। Question number 8. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। किसका ड्रॉ करना है, दो ट्रायंगल्स का। और कैसे होने चाहिए वो दो ट्रायंगल्स, जिसके 5 पार्ट्स एक दूसरे से इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन वो फिर भी कॉन्ग्रुएंट ना हो। सो लेट अस स्टार्ट। आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक होगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, इसको बना दीजिए 60 डिग्री और इसको 30 डिग्री, यहाँ पर इसको बना दीजिए 60 डिग्री और यहाँ पर इसको बना दीजिए 30 डिग्री। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर इसके 3 एंगल्स इक्वल हैं इसके 3 एंगल्स से, तो आउट ऑफ 5 पेयर्स 3 पेयर्स तो इक्वल हो गए। अब और कोई भी 2 पेयर्स हमको इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल प्रूफ करना है, यानी इक्वल अज्यूम करना है, और वो करने के बाद भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ पर RHS रूल को यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करेंगे RHS रूल को, RHS रूल को इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ना है, ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। तो वो कैसे होगा, RHS रूल कहता है कि हाइपोटेन्यूस साइड इक्वल होनी चाहिए हाइपोटेन्यूस साइड से, और दूसरी कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए कोई भी एक साइड से। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए हाइपोटेन्यूस से, तभी RHS रूल वर्क करेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूस को इक्वल कर दें कोई भी दूसरी वाली साइड से, यानी हाइपोटेन्यूस की साइड हाइपोटेन्यूस से इक्वल नहीं है, कोई अलग दूसरी साइड से इक्वल है, तो क्या होगा, तो तब हम ये रूल अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक का हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया दूसरे के लेग से। और उसके बाद अब कितने पार्ट्स कंप्लीट हो गए, देखिए 4 पार्ट्स, यानी 4 पेयर्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अभी और एक पार्ट बचा हुआ है, वो एक पार्ट को हम कैसे एज्यूम करेंगे, दैट इज नथिंग बट यहाँ पर इसको कंसिडर कर लो, यानी इसका बेस इक्वल हो गया इसके बेस से, लेकिन इसका हाइपोटेन्यूस इक्वल है इससे और इसका हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है इससे, जिस वजह से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। और फिर भी यहाँ पर 3 एंगल्स और 2 साइड्स इक्वल होने के बावजूद भी ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, जो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 9. इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज़। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से, तो
यहाँ पर हमको ये बोलना है कि अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो इसमें और एक एक पेयर जो कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, हमको उसको पता करना है। यानी अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ दो एंगल्स इक्वल हैं इस डायग्राम के हिसाब से, तो और एक एक पार्ट है जिसको इक्वल है प्रूफ करने पर ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वो कौन सा पार्ट है हमको आइडेंटिफाई करना है, और कौन सा रूल हम अप्लाई करने के बाद ये दो ट्रायंगल्स प्रूफ हो जाएंगे कि कॉन्ग्रुएंट है वो एक दूसरे से, वो रूल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बताना है। एंड इन सिंपल वर्ड्स वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच इज़ द मिसिंग पार्ट or which is the part which is congruent in order to prove that these two triangles are congruent and which rule are we using। तो सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर ये वाले दो एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू से, एंगल सी इक्वल है एंगल आर से। तो ये दो एंगल्स एक साइड पर हैं बी सी पर, और ये दो एंगल्स इक्वल हैं इनसे, इन दोनों से, और ये है साइड क्यू आर पर। तो अगर हम बी सी इक्वल्स टू क्यू आर ले लें तो क्या होगा, वो एंगल साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखते हैं बी सी विल बी इक्वल टू क्यू आर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है कि कौन सा एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट है जो इक्वल होना चाहिए। तो अगर बी सी इक्वल होगा क्यू आर से, बी सी इक्वल होगा क्यू आर से, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किस रूल से हो जाएंगे वो भी लिख दीजिए, एंगल साइड एंगल। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। तो यहाँ पर ये फिगर है, इस फिगर से हमको यहाँ पर रीज़न बोलना है कि ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को स्टडी करिए, और हमको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर एंगल बी इक्वल है एंगल ई से, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और दूसरी चीज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। तो अब सोचने वाली बात है, अगर ये दो एंगल्स एक ट्रायंगल के इक्वल हो गए इन दो एंगल्स से, तो ऑटोमेटिकली ये जो तीसरा एंगल होगा वो भी एक दूसरे से इक्वल होगा, एंड दिस इम्प्लाइज एंगल सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल डी। तो यहाँ पर क्या हो गया, थ्री एंगल्स इन ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए। अब इसको जस्ट मार्क कर दीजिए, ये एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी से। अब देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये दो एंगल्स जिस साइड पर हैं वो साइड भी इक्वल हैं, यानी दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हैं दो एंगल्स और एक साइड से। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल congruence rule we can say that triangle ABC is congruent to triangle FED। यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन करना होगा, एंड ये BC इक्वल है DE से।